मेरा टॉपिक है फूरियर्स लॉ, वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट कंडक्शन, हीट कंडक्शन थ्रू प्लेन। ये क्लास है बीएससी थर्ड सेमेस्टर, सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स। माय नेम इज कमल किशोर द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, डॉक्टर शिवानंद नौटियाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कर्णप्रयाग। हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं आज के लेक्चर के, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। हीट का क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे सबसे पहले। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी स्टेट कंडक्शन एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट। और नेक्स्ट है फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ हीट कंडक्शन। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हीट कंडक्शन थ्रू प्लेन। और नेक्स्ट है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन ए रॉड heated at one end, Fourier's equation of heat flow। और उसके बाद कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हीट क्या होता है। तो हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है। हीट जो है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है। जैसे हमने देखा कि सपोज एक ग्लास में, स्टील की ग्लास में अगर गर्म पानी रखते हैं, सपोज उसका टेम्परेचर 80 डिग्री है, तो कुछ टाइम बाद अगर हम उस ग्लास को भूल जाएं थोड़ी देर बाद, तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे जितना रूम टेम्परेचर है, अगर बहुत लंबे टाइम तक भूल जाएं तो उससे हीट इवॉल्व होती है, बाहर निकलती और उसका टेम्परेचर लगभग रूम टेम्परेचर के बराबर होती है। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि हीट अपने उस वाटर के ग्लास से में जो वाटर का जो टेम्परेचर था उसकी वजह से और सराउंडिंग के टेम्परेचर में कुछ टेम्परेचर डिफरेंस था, और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट का फ्लो हुआ। अब हीट के फ्लो के इसमें एक अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोला है, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। इट इज द ओनली फिजिकल थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स कंसर्निंग व्हिच आई एम कन्विंस्ड दैट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट इट विल नेवर बी ओवरथ्रोन। अल्बर्ट आइंस्टीन। अब ये मोड ऑफ हीट ट्रांसफर किस किस तरीके से हो सकता है, हीट का ट्रांसफर कौन कौन सी मेथड्स हैं हीट के ट्रांसफर की। तो सबसे पहली मेथड है कंडक्शन। जैसे हम किसी चम्मच को अगर खाना बनाते समय चम्मच से गरम, अगर स्टोव में एक सिरा चम्मच का स्टोव में लगा दें, गैस में लगा दें, तो दूसरा सिरा भी गर्म होने लगता है। और ये जो प्रोसेस होती है ये कंडक्शन से होती है। एक मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करता है, दूसरा तीसरे को करता है, तीसरा चौथे को करता है। एक इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे प्रेयर होती थी, बच्चों की प्रेयर होती है, तो लास्ट वाला बच्चा थोड़ा खुरापाती करके उससे पहले वाले को धक्का देता है तो पहले वाले को भी धक्का लगता है, लेकिन लास्ट वाले ने उससे पहले वाले को लगाया, पहले उसके पहले वाले ने थोड़ा उससे पहले वाले को लगाया। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में भी होता है, एटम्स में। जो सॉलिड्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं, तो एक मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर करता है वाइब्रेशनल, दूसरा तीसरे को ट्रांसफर करता है, जिस वजह से एनर्जी का ट्रांसफर होता है। और थर्मल जो कंडक्टर्स होते हैं, जितने मेटल्स हैं वो थर्मल कंडक्टर्स होते हैं, उनमें ये प्रोसेस होती है कंडक्शन। नेक्स्ट है कन्वेक्शन। जैसे हम कन्वेक्शन लिक्विड्स और गैसेस में होता है। जैसे रॉड से पानी गर्म करते हैं तो कभी देखा होगा कि ऊपर वाला पानी का सरफेस ऊपर तो काफी गर्म रहता है, नीचे वाला ठंडा रहता है। तो पानी जैसे हम उसको गर्म करते हैं तो जो पानी की डेंसिटी ज्यादा गर्म होने से डेंसिटी कम डेंस वाला पानी तो ऊपर की ओर आता है, जो गर्म पानी है उसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर रहता है, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे रहता है, इसलिए नीचे वाला ठंडा रहता है। तो उसमें कन्वेक्शन वाली करंट फ्लो होती है। तो कन्वेक्शन मेनली फ्लूइड्स में होता है। और तीसरी चीज है रेडिएशन। रेडिएशन को समझने के लिए जैसे हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की थ्योरी से समझें, तो रेडिएशन एक्सीलरेटेड चार्ज की वजह से, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटिंग मोशन में है तो वो रेडिएशन देता है। और रेडिएशन से जैसे सन रेज अगर अर्थ में आ रही है
तो ये रेडिएशन की वजह से अर्थ में पहुंचेगी। और नेक्स्ट इसमें EM वेव्स होती हैं। सबसे पहले जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने कि जो रेज ट्रेवल कर रही हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म्स में है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशंस करते हैं, इस फॉर्म में आता है करके रेडिएशंस की बात की थी। तो जैसे सपोज वेव अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है किसी वेव का और मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, तो वेव अगर z डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही तो ऐसे साइन वेव्स के थ्रू हम लोग दिखाते हैं इसको। इसका कुछ पार्ट कैसे दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन ऐसे, मैग्नेटिक के ऐसे हैं, वही वैसे ट्रेवल करते हैं। तो इसको इस तरीके से दिखाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में। और थर्मल रेडिएशन मतलब मेनली टेम्परेचर से रिलेटेड वाले रेडिएशंस हैं, हीट वेव्स में। अब इस हमारे टॉक में था कि स्टडी स्टेट, तो स्टडी स्टेट या आइसोथर्मल सरफेस समझते हैं ऐसे सरफेस जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, मतलब ऐसे पॉइंट्स जहां पे टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट हर पार्ट पर, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टडी स्टेट। जैसे हमने एक ग्लास गर्म पानी का एग्जांपल लिया, अगर पानी उसमें गर्म पानी है तो वो हीट तब तक फ्लो होगी जब तक स्टडी स्टेट ना आ जाए, मतलब जो रूम टेम्परेचर है उसके बराबर उस पानी का भी टेम्परेचर हो जाएगा, तो फिर उससे हीट फ्लो नहीं होगी, उसी को हम स्टडी स्टेट बोलते हैं या आइसोथर्मल सरफेस बोलते हैं। नेक्स्ट, थर्मल कंडक्शन में in the process of conduction heat flows from one particle to another in the direction of lower temperature without any visible movement of particle। जैसे मैंने वैसे एग्जांपल दिया था एनालॉजी से कि पहले वाले बच्चे ने फर्स्ट जैसे प्लेयर में सारे बच्चे खड़े रहते हैं, तो लास्ट वाले ने पहले वाले को धक्का नहीं दिया, लेकिन लास्ट वाले ने सेकंड लास्ट वाले को धक्का दिया, उसने उसको दिया, तो वो एनर्जी ट्रांसफर हुई फर्स्ट वाले तक में, तो विदाउट एनी फिजिबल मीडियम। जब कन्वेक्शन होता है तो उसमें मीडियम का मूवमेंट होता है, मीडियम की वजह से कन्वेक्शन होता है। और तीसरा स्टडी स्टेट हम लोग समझ चुके हैं कि जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, जिसके बाद जैसे वाटर का टेम्परेचर 80 डिग्री था तो उसके बाद उसमें हीट फ्लो होते गई, हीट फ्लो तब तक होते रहेगी जब तक स्टडी स्टेट इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। जितना रूम टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर भी अगर उतना ही हो जाए तो उसके बाद वो थर्मल स्टडी स्टेट में होगी। और थर्मल कंडक्शन को अगर हम समझें तो रॉड्स में, मेटल्स में जितने भी टाइप का कंडक्शन होता है वो मेनली थर्मल कंडक्शन होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट को हम लोग लिखते हैं माइनस डी थीटा अपॉन डी एक्स। थीटा यहाँ पर टेम्परेचर दिखा रहे हैं और उसके हिसाब से डिस्टेंस को दिखा रहे हैं, तो इसलिए माइनस डी थीटा अपॉन डी एक्स। सपोज हमारे पास कोई सरफेस है, उसका जैसे कोई रॉड है या पानी का ग्लास है, उसमें हीट का फ्लो होगा, तो हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो जब हीट का फ्लो की डायरेक्शन की वजह से इसमें नेगेटिव साइन दिखा, तो जहां टेम्परेचर कम हो रहा होगा वहां तो हीट फ्लो होगा। जैसे हमने कहा पानी की ग्लास है, एक अगर हम ग्लास को देखें, ये पानी की सपोज ग्लास है, तो इसमें इसका एक इनर सरफेस होगा, इनर सरफेस का टेम्परेचर सपोज थीटा है और आउटर सरफेस का टेम्परेचर थीटा प्लस डेल्टा थीटा है। तो जो टेम्परेचर ग्रेडियंट आएगा थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा प्लस डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स। इफ डेल्टा एक्स अगर इसकी थिकनेस को टेंस टू 0 कर दें तो टेम्परेचर ग्रेडियंट आ जाएगा माइनस डी थीटा अपॉन डी एक्स। इसी को बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर का डिस्टेंस के हिसाब से क्या हो रहा है, तो हीट का फ्लो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर हो रहा है, इसलिए इसमें माइनस साइन है। तो हम इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है, सपोज कोई हमारे पास एक स्लैब है, इसको ऐसे बना देते हैं, इसकी थिकनेस ऐसे, कोई स्लैब, इसका एरिया ए है, यहाँ पर थीटा 1 है, यहाँ थीटा 2 है, इनर टेम्परेचर थीटा 1 है, आउटर टेम्परेचर थीटा 2 है।
तो जो हीट का फ्लो है, जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से ऐसे समझते हैं कि हमारे पास एक गर्म पानी का ग्लास है, जिसका गर्म पानी के ग्लास का जिसका टेम्परेचर कोई समझ लेते हैं कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ठीक है। अब इसी ग्लास का डबल ग्लास अगर हम रखते हैं, इसका एरिया अगर हम बढ़ा दें, इसका डबल है, इसका एरिया ए है, इसका 2a है, तो हीट का फ्लो किस में ज्यादा होगा? जिसका एरिया ज्यादा। ये अनुभव से सीखते हैं हम लोग, एक्सपीरियंस से ये बात होती है कि जितना ज्यादा एरिया बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हीट का फ्लो होगा। जैसे बेसिक हम लोग जब सपोज हमें देर हो रही होती, बच्चे को खिलाना है या देर हो रही होती, तो हम लोग छोटे बर्तन में खाना रखने के बजाय बड़े बर्तन में उसको खाना देते हैं, जिससे कि जल्दी जल्दी उसका एरिया बढ़ता है। एरिया बढ़ेगा तो हीट का फ्लो जल्दी से होगा, जिससे कि जल्दी ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर फॉल करेगा। दूसरा कि टेम्परेचर ग्रेडियंट पर भी डिपेंड करता है हीट का फ्लो। नेक्स्ट, नेचर ऑफ द मटेरियल। अगर मटेरियल कंडक्टिंग है तो उसमें हीट का फ्लो इजिली होगा और टाइम पर भी डिपेंड करता है। तो अभी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में टेम्परेचर ग्रेडियंट देखा था। तो जैसे जैसे हम जैसे इसकी थिकनेस को, अगर ग्लास की थिकनेस, मोटा ग्लास है तो मोटा ग्लास है तो उसमें हीट का ट्रांसफर बहुत स्लोली होगा, बहुत धीरे धीरे होगा। जैसे जैसे हम मतलब ऐसा बोल सकते कि उसकी थिकनेस बढ़ेगी, Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस। अगर ग्लास की थिकनेस ज्यादा है, ग्लास की थिकनेस ज्यादा है तो हीट का ट्रांसफर बहुत स्लोली होगा। अगर गर्म पानी का ग्लास रखें तो उसका इनर टेम्परेचर तो कितना है, सपोज उसको गर्म पानी का ग्लास का गर्म पानी का टेम्परेचर 80 डिग्री है, तो आउटर टेम्परेचर उसका 20 डिग्री है, सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो 80 माइनस इसके हिसाब से, इसकी थिकनेस के हिसाब से हीट का फ्लो होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, जितना मोटा ग्लास होगा उतनी जल्दी पानी ठंडा, जितना मोटा ग्लास होगा उतने ही स्लोली हीट का फ्लो होगा। तो इसका इनवर्स रिलेशन। तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस, इसी को फॉर्मूले को अगर हम एक Q इक्वल टू माइनस के थर्मल कंडक्टिविटी माइनस के ए डी थीटा अपॉन डी एक्स, इस फॉर्मूले से रखें तो K की A की वैल्यू 1 कर दें, डी थीटा अपॉन ए, लेट A इक्वल टू 1, डी थीटा अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। A की वैल्यू भी 1 कर दें, डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू भी 1 कर दें, तो Q का जो आंसर आएगा, Q का आंसर आएगा Q इक्वल टू K हो जाएगा। और इसी को हम थर्मल कंडक्टिविटी से समझते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस इट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में सपोज इसी में हम मेनली फूरियर्स इक्वेशन ऑफ हीट फ्लो को देखेंगे। एक रॉड है, मेटल रॉड है, इसकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये x इक्वल टू 0 है, यहाँ पर ओरिजिन मान लिया, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है, और ये P1 से P2 के बीच की डिस्टेंस डेल्टा x। तो फूरियर्स इक्वेशन ऑफ हीट फ्लो, इसका टेम्परेचर P1 पर टेम्परेचर थीटा है और P2 पर टेम्परेचर थीटा, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद थीटा प्लस डी थीटा इंटू डेल्टा एक्स, ये टेम्परेचर। तो हम फूरियर्स लॉ से इसकी हीट की एनालिसिस करते हैं। तो फूरियर्स लॉ से Q1 जो हीट है, सपोज इसकी स्लाइड में देखें, Q1 इक्वल टू होता है माइनस के, इसकी थर्मल माइनस के डी थीटा अपॉन डी एक्स। ऐसे Q2 इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, ऐसे Q2 निकालते हैं, Q2 इक्वल टू माइनस के ए, तो ऐसे रहेगा। अब यहां पर टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना है, थीटा के ए डी अपॉन डी एक्स, ग्रेडियंट होगा, टेम्परेचर इतना हो गया, थीटा प्लस डी थीटा अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो नेट हीट निकालेंगे Q इक्वल टू, तो Q1 माइनस Q2, तो ये आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हमने इसी को डिस्कस किया, तो दोनों Q1 माइनस Q2 करें। Q1 की वैल्यू है Q1 इक्वल टू माइनस के ए डी थीटा अपॉन डी एक्स, Q2 इक्वल टू
माइनस के ए डी थीटा अपॉन डी एक्स माइनस हो जाएगा के ए डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स। इक्वेशन नेट हीट का फ्लो Q इक्वल टू निकालेंगे तो Q1 माइनस Q2 करें तो पहले वाले टर्म Q1 माइनस Q2 करेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएंगे दोनों टर्म, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस, तो आ जाएगा आंसर के ए डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स। ये लिखने में फॉन्ट में थोड़ा चेंज आया, तो ये हमारे पास नेट हीट का फ्लो है। तो यानी कि ये इसी को हम बोलते हैं फूरियर्स डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये थीटा का डबल डेरिवेटिव है, टेम्परेचर का डबल डेरिवेटिव आ रहा है, और के थर्मल कंडक्टिविटी कोएफिशिएंट है और ए एरिया है, डेल्टा एक्स डिस्टेंस है उनके बीच। तो किसी मेटल रॉड में हॉट एंड से कोल्ड एंड तक अगर हम जा रहे हैं तो उसकी जो हीट का फ्लो है वो एक तो थर्मल कंडक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी उतना ज्यादा हीट का फ्लो होगा। दूसरा, उसका एरिया मेटल रॉड का जितना ज्यादा होगा उससे हीट का फ्लो उतना ज्यादा होगा। तीसरा, ये टेम्परेचर का डबल डेरिवेटिव होता है डिस्टेंस के साथ, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे इसके आगे। हमने कहा कि सपोज डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू रो सी अपॉन के डी थीटा। अब देखो इस इक्वेशन को निकालने से पहले हम लोग एक समझ लेते हैं कि ये वाला टर्म क्या है और ये टर्म क्या है। जैसे हमने Q इक्वल टू आया था के ए डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आई थी हमारे पास Q की वैल्यू, ठीक है। तो Q को दूसरे टर्म्स में हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां से डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर लिखें डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे तो Q अपॉन के ए। तो Q को हम लोग लिख सकते हैं, एक तो तरीका है कि ये फर्स्ट वाला टर्म आ जाएगा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन के। Q की वैल्यू आ जाएगी रो सी अपॉन के डी थीटा अपॉन डी। तो ये इसको अगर इनिशियल पावर के टर्म्स में लिखना है तो E यहां पर ये जो इक्वेशन है रो सी अपॉन के डी थीटा अपॉन डी टी या ई पी अपॉन के ए थीटा, ये ई पी है इंस्टेड ऑफ रो, दिस इज पी, दिस इज रो सी। रो है डेंसिटी ऑफ मीडियम, सी उसका स्पेसिफिक हीट अपॉन के यहां से आ रहा है क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए हमने डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये है जनरल इक्वेशन, दिस इज द जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग यूनिडायरेक्शनल रेक्टिलिनियर। ई है इमिसिविटी, के है उसका के थर्मल कंडक्टिविटी का कोएफिशिएंट एंड थीटा टेम्परेचर और पी उसकी थिकनेस, रो डेंसिटी। So this is the general equation representing unidirectional rectilinear flow of heat and is known as Fourier's differential equation. This is known as Fourier's differential equation. D square theta upon dx square equal to rho c upon a d theta upon dt plus dp upon ka into theta. इसको बोलेंगे Fourier's differential equation। इसके बाद नेक्स्ट, अगर हम स्टडी स्टेट की बात करें आफ्टर इस वाले टर्म, स्टडी स्टेट का मतलब डी थीटा अपॉन डी टी को अगर इसको जीरो कर दें तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू बचेगा ई रो अपॉन के इंटू थीटा। और इसी को सॉल्व करें, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई रो अपॉन के ए इंटू थीटा। ई रो अपॉन के को थोड़ी देर के लिए टी मान लें, ई पी अपॉन के ई पी मानो, ई पी अपॉन के ए इक्वल टू म्यू मान। तो यहां से इक्वेशन बन जाएगी, हम यहां पर देखते हैं डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू म्यू स्क्वायर थीटा।
ये ऐसी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है, सपोज हमने इसका सॉल्यूशन मान लिया अल्फा इक्वल टू, सपोज इसका सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू ए ई की पावर म्यू अल्फा। सपोज इसका सॉल्यूशन, सपोज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज थीटा इक्वल टू ए ई की पावर म्यू अल्फा। तो यहां से डी थीटा अपॉन डी एक्स करेंगे, म्यू एक्स, सॉरी एक्स की इक्वेशन है ना, तो म्यू एक्स मान लो। थीटा इक्वल टू ए ई की पावर म्यू एक्स इसका सॉल्यूशन है। थीटा इक्वल टू ए ई की पावर म्यू एक्स इसका सॉल्यूशन है। तो डी थीटा अपॉन डी एक्स आ जाएगा ए म्यू ई की पावर म्यू एक्स। डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा ए इसमें सॉल्यूशन में आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, म्यू की वैल्यू निकालनी है तो वैसे भी जब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है डी स्क्वायर थीटा, तो ई की पावर में उसका सॉल्यूशन होता है। अगर आपको जनरल इक्वेशन पता है तो थीटा इक्वल टू ये मान सकते हैं ए ई की पावर अल्फा एक्स, ये मान। तो डी थीटा अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा ए अल्फा ई की पावर अल्फा एक्स। डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए अल्फा स्क्वायर ई की पावर अल्फा एक्स। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसको 1 बोल देते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ए अल्फा स्क्वायर ई की पावर अल्फा एक्स इक्वल टू म्यू स्क्वायर ई की पावर ए ई की पावर अल्फा एक्स। अल्फा एक्स कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा थीटा इक्वल टू, हमने ये माना था ए ई की पावर अल्फा एक्स, तो जनरल सॉल्यूशन इसका हम लोग ऐसे मान सकते हैं थीटा इरेजर दे दें, तो जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा इसका थीटा इक्वल टू, पेन लेनी पड़ेगी हमें, पेन लेते हैं ब्लू बोर्ड, पिंक कलर ब्लू पॉइंट पे। तो थीटा इक्वल टू ए वन ई की पावर प्लस म्यू एक्स प्लस ए टू ई की पावर माइनस म्यू एक्स, ऐसा कुछ सॉल्यूशन आ जाएगा। थीटा इक्वल टू ए वन ई की पावर प्लस म्यू एक्स प्लस ए टू ई की पावर माइनस म्यू एक्स। जब हम बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं तो a1 को 0 होना पड़ेगा। a1 इक्वल टू क्या होगा 0 आफ्टर यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा a2 e की पावर माइनस म्यू एक्स। यानी कि जब हम ये कोई रॉड है, इसका ये डिस्टेंस है और यहाँ पे टेम्परेचर है, तो इसका जो कर्व आ रहा है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग हो रहा है। यानी कि a1 a2 e की पावर माइनस म्यू एक्स टाइप, ये सही स्टडी स्टेट कंडीशन में जो उसका कर्व आ रहा है e की पावर माइनस म्यू एक्स। तो इससे पहले इसमें तीसरी कंडीशन हो सकती है कि e 0 हो, ये वाला टर्म्स 0 हो और ये दोनों 0 हो, तो तब इसका जो सॉल्यूशन होगा, ये भी 0 है ये भी 0 है, तो तब इसका सॉल्यूशन होगा स्ट्रेट लाइन। जब ओपन क्लोज बार है, डी थीटा अपॉन डी टी भी 0 है और ई इनिशियल पावर भी 0 है, क्लोज बार है, इमिशन नहीं हो रहा उसमें और स्टडी स्टेट है, तब उसका सॉल्यूशन होगा स्ट्रेट लाइन। डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 मीन्स उसका मतलब थीटा की वैल्यू कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन कर्व होगा। तो हम जितनी सारी बातें करें, जितने सारे कॉन्सेप्ट्स, उनको कंक्लूड करते हैं लाइन में। थैंक यू सर। पहले उनको कंक्लूड करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने देखा था कौन सी चीज समझी थी, हीट। तो हीट हमेशा, हीट का जो कॉन्सेप्ट है
हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है। इसका एग्जांपल हमने रियल लाइफ एग्जांपल घर में देखा कि अगर एक स्टील की ग्लास में गर्म पानी रख लें तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो उसके बाद वो कुछ टाइम बाद रूम टेम्परेचर अटेन करते हैं। तो हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो आप उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। और दूसरी चीज कि थर्मल कंडक्शन में जो फूरियर्स लॉ था, तो फूरियर्स लॉ के हिसाब से जो हीट का जो फ्लो है वो होता है -ka/d(θ/dx। यानी कि जो हीट का कंडक्शन हीट का फ्लो है वो एक तो मटेरियल पर डिपेंड करता है कि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, वो कैसा मटेरियल है, थर्मल का कैसा कंडक्टर है, इस पर निर्भर करता है। और दूसरी चीज उसके एरिया पर भी डिपेंड करता है कि एरिया कितना है। और तीसरी चीज एरिया कितना है इस पर डिपेंड करता है। और तीसरी चीज कि टेम्परेचर के साथ साथ डिस्टेंस के साथ साथ उसका टेम्परेचर कैसे वेरी हो रहा है इस चीज पर डिपेंड करता है। तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक अगर हमारे पास कोई ग्लास है जिसमें पानी भरा है, तो ग्लास से जो हीट का इवेपोरेशन होगा वो एक तो ग्लास की थिकनेस पर डिपेंड करेगा कि उसकी थिकनेस कितनी है। अगर उसकी थिकनेस मोटा ग्लास है, थिकनेस ज्यादा है, तो उसका हीट का ट्रांसफर ज्यादा होगा। अगर इसी में हम पतला ग्लास ले लें तो उसमें हीट का ट्रांसफर कम होगा। दूसरी चीज कि अगर इस ग्लास की जगह इसका एरिया बढ़ा दें, अगर हम इसका एरिया कर दें, डबल कर दें, तब भी हीट का फ्लो ज्यादा होगा। अगर ये मोटी लेयर वाला ग्लास है तो तब तो हीट का ट्रांसफर कम होगा उसमें, लेकिन अगर इसका एरिया बढ़ा देंगे तो इसका हीट का ट्रांसफर ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के होता है। लेकिन जो थिकनेस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जितना थिकर ग्लास होगा, कॉमन लेमन लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं, तो उससे हीट का ट्रांसफर कम होगा। और दूसरा वो मटेरियल की कंडक्टिविटी पर भी डिपेंड करता है कि वो थर्मल रेडिएशंस का कैसा कंडक्टर है, इस बात पर भी निर्भर करता है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार हम और अच्छे से कंक्लूड करते हैं। तो हम लोग हमारा ऑब्जेक्टिव था मेनली सबसे पहले हीट के कॉन्सेप्ट्स को समझना। तो हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है। अगर हमें लोअर से हायर की फ्लो करानी है, जैसे रेफ्रिजरेटर में होता है, तो उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा और इलेक्ट्रिसिटी एक्सटर्नल एजेंसी से काम। लेकिन नेचुरल तरीके से हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, अगर सिंपल सा एग्जांपल ले लें, एक ग्लास में गर्म पानी ले लें, तो वो उससे हीट तब तक फ्लो होती रहेगी जब तक वो रूम टेम्परेचर अटेन न कर लेंगे। और ये नेचुरल तरीका है। और दूसरी चीज, फूरियर ने हीट का ट्रांसफर किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन किन चीजों पर निर्भर करता है, इसी चीज को डिस्कस किया था। और दूसरी चीज, जो हीट का ट्रांसफर है Q, वो -dθ/dx के भी प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि टेम्परेचर ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और तीसरी बात है कि इसकी अगर हम मैथमेटिकल एनालिसिस करें, इसकी अगर डिफरेंशियल इक्वेशंस को देखें, तो इसमें Q जो हीट की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है, v²θ/dx² × Δx। यानी कि अगर किसी मेटल रॉड में, हमने इसमें एग्जांपल में देखा था कि एक सिरा उसका गर्म है और दूसरा सिरा अगर उसका कोल्ड, ये वाला पार्ट कोल्ड है, तो हीट का जो ट्रांसफर है, ओवरऑल हीट का ट्रांसफर, एक तो वो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी पर निर्भर करता है, इट डिपेंड्स अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी। और दूसरा टेम्परेचर ग्रेडियंट का डबल डेरिवेटिव होता है। एक तो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फूरियर डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से, और दूसरा टेम्परेचर का d² θ/dx² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
और इसमें आप लोग के कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं।